सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान पर अमरीकी हमलों से पैदा सूरत हाल पर आज पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें इन हमलों की शदीद मजम्मत की गई और इन हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मनाफी करार दिया गया। इजलास के एलामिये में कहा गया कि इन हमलों से एक वसी तर तनाज़े को हवा देने का ख़तरा है और बातचीत और सिफारतकारी के मौक़े कम हो रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज ईरान के अपने दिफा के हक की तौसीक की। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को एक नई जंग की तरफ धकेल रहे हैं। आलमी माहिरीन का मानना है कि ये हमले महज एक बड़ा धमाका और गर्दो गुबार थे, क्योंकि ईरान के मुताबिक हमले से पहले ही एटमी मवाद कहीं और शिफ्ट कर लिया गया था। अगर ऐसा है तो फिर ये हमले दरअसल एक नई एटमी दौड़ की शुरुआत है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है कि जंग जुआरी ट्रंप ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। इसका मतलब है कि खित्ता अब एक चिंगारी का मुंतज़िर है जो किसी भी वक्त शोले में बदल सकती है। अब सदर ट्रंप की जानिब से रजीम चेंज के इशारे इस बात को तक़वियत देते हैं कि अमेरिका और इसराइल का मकसद हासिल नहीं हुआ। देखना यह भी है कि अमेरिकी हमलों का ईरान क्या दुनिया एक बार फिर ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल से बर्बादी की जानिब बढ़ रही है। आप देख रहे हैं पोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डेलीगेशन का हिस्सा भी थे, जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे थे दुनिया के सामने, और बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान की डेलीगेशन ने जो है पाकिस्तान का केस रखा और भारत की जो डिप्लोमेसी थी वो भी उसी तरह फेल हुई जिस तरह मिलिटरली हमने उन्हें टफ टाइम दे के फेल किया। लेकिन अब चूँकि रीजन में नई डेवलपमेंट्स हैं, ईरान इसराइल जंग एक नया मोड़ है, और खुर्रम दस्तगीर साहब लिखते भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं, ज़रा उनसे इस इशू पर बात करेंगे। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमेरिका की जंग में शमूलियत के बाद इस वक्त खित्ते पर एक मज़ीद जंग के बादल मंडला रहे हैं, इसके क्या असरात होंगे, जबकि ईरान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का भी अब इंडिया दे दिया है, वो भी कह रहे हैं कि वील गो टू फुल एक्सटेंट। सो आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है आगे? ये दूसरी जंग अज़ीम जो कि 1945 में ख़त्म हुई थी, आज से 70 साल पहले, उसके बाद जो सबसे बड़ा अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया था वो 2003 में इराक के ऊपर हमला और इराक पर कब्जा, जिसकी उसे बड़ी भारी कीमत देनी पड़ी। उस स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के बाद दूसरा ब्लंडर अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके किया है और इसराइल की जंग में कूद पड़ा है। और ये दो बहुत ही इसमें सीरियस इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि ये एक रेड लाइन थी, किसी कानून में नहीं लिखी हुई थी कि, लेकिन ये सोच थी कि जब भी जंग होगी तो दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमला नहीं करेंगे जी, क्योंकि उसके जो मुज़मरात हैं वो बहुत सीरियस हैं। मसलन ईरान का एक न्यूक्लियर प्लांट जो है बिजली बनाने वाला, वो बशर मसलन अगर उस पर हमला करता अमेरिका तो सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं होना था, उससे चंद मील दूर ही कतर और बहरीन, उनकी वाटर सप्लाईज हमेशा कम से कम अगले कई सालों के लिए जो है वो टोटली जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जानी थी, क्योंकि रेडिएशन फैलनी थी चारों तरफ और बहुत बड़ा नुकसान होना था। उसकी वजह से ये काम नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका ने ये रेड लाइन क्रॉस की है। और ये सोचते हुए मैं तो हैरान हूं कि उनके ज़हन में क्या चीज़ थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें समझ आई है हालिया सालों में वो ये है कि नंबर वन, और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, कि सिर्फ हवाई एयरफोर्स का इस्तेमाल आपको टैक्टिकल यानी आर्जी विक्ट्री तो दिला देता है, लेकिन वो आपको जंग नहीं जिता सकता। ये बात बड़ी वाज़ेह है। ये इराक में साबित हुई, ये बॉस्निया में साबित हुई, अफगानिस्तान में साबित हुई।
सीरिया में अभी साबित हुई बहुत कुछ साल पहले, लेकिन अमेरिका ने इसरार किया इसके ऊपर। जो तीसरी चीज जो इसमें संजीदा हुई है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ने एक बहुत ही मिसकैलकुलेशन, इराक के बावजूद, अफगानिस्तान के बावजूद एक मिसकैलकुलेशन की कि ये बड़ी आसानी से हम 3 बम मारेंगे तो रजीम चेंज हो जाएगा और वहां के लोग जो है उठ खड़े होंगे। तो हमने ये बार बार देखा, ये एक दफा नहीं हुआ, कि अगर पहले तो रजीम चेंज होता नहीं, और अगर हुआ भी है जैसे इराक में, तो वो कुछ अरसे बाद उतना ही एंटी अमेरिकन हो जाएगा जितना उससे पहले का रजीम था। हैरान कुन लग रहा है आपको हैरानी हो रही है कि ये इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक हैरानी इस बात पर है कि ये बिल्कुल गैर मंतकी है, जो लॉजिक है, या अगर हमें तारीख से सबक सीखने थे, वो तारीख से सबक सीखे बगैर जो है वो इसराइल की हिमायत में अमेरिका ने अपने सारे मफादात को दाव पर लगा दिया। अब जरा बात करते हैं कि क्या इन हमलों से न्यूक्लियर रेस तेज होगी या ख़त्म होगी? क्या ईरानी इस वक्त ये नहीं सोच रहे होंगे कि अगर हम ने पहले ही बम बनाया होता तो आज हमले ना हो रहे होते? क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस में अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो न्यूक ही है, एटॉमिक पावर होना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में रहने वालों को, और ये मैं पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर कह रहा हूँ, हर रोज सुबह उठकर मोहम्मद नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और शहीद जुल्फिकार भुट्टो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, हमारे सामने 2 मिसालें हैं, बल्कि शायद इसराइल भी इसमें शामिल है, कि जिन ममालिक के पास जिन्होंने न्यूक्लियर अपनी एबिलिटी डेवलप की, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इसराइल शामिल है, नॉर्थ कोरिया शामिल है, उनके ऊपर मगरबी दुनिया तमाम तर फड़फड़ाने के बावजूद हमला नहीं कर सकी, उनके दुश्मन हमला नहीं कर सके। जिन 2 ममालिक ने, ईरान और लीबिया, मगरबी दबाव में आकर अपनी न्यूक्लियर एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, कम किया, उन दोनों का हाल आज आप देख लें। तो अब तो जो मैं फिर कहूंगा कि जो मंतक है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो यही कहती है कि पूरी दुनिया में एक रेस लगेगी एटमी ताकत बनने के लिए। ये जो नॉन प्रोलिफरेशन का एक ड्रम बजाया करता था अमेरिका और मगरब, वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया है। बिकॉज हर मुल्क जो है जिसके पास जरा सी भी कोई मुआशी ताकत है या एबिलिटी है, वो ये अपना जौहरी डिटरेंट हासिल करेगा ताकि कम से कम उसके ऊपर कोई हमला ना कर सके। तो नॉर्थ कोरिया हमारे सामने है, इसराइल हमारे सामने है, पाकिस्तान हमारे सामने है, हमें उससे भी सबक सीखना है। तो लिहाजा यहाँ एक और बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट हो गया है कि वो ममालिक जिनको अब इसराइल से खतरा है, और तुर्की और सऊदी अरब, मैं उनको नंबर 1 लिस्ट में डालूंगा। तमाम तर कॉम्प्रोमाइज के बावजूद तुर्की ने तो रिकग्नाइज भी किया हुआ है इसराइल को, लेकिन अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं और इसराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, कि आप देखिए बैक वक्त इसराइल जो है वो गजा में, वेस्ट बैंक में, लबनान में, कुछ हद तक यमन में, और अब ईरान में बरसरे पैकार। तो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर जो है, दिलचस्प बात यह है कि जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे, ईरान, उसके ऊपर जो है 2 जौहरी ताकतें जो है मिलकर हमलावर हो गई हैं कि हमने तुम्हें जो है वो नहीं बनाने देना। और ये बात वाज़ेह है कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, अगर इनका मकसद ये था कि ईरान जौहरी ताकत हासिल ना करे, तो अब तो वो उसमें बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि अब सिर्फ ईरान नहीं और बहुत से ममालिक जो है वो जौहरी ताकत हासिल करने की दौड़ में परसों से ही शुरू हो गए। तो पाकिस्तान को तो माशाल्लाह फिर इस कौम को दाद भी देनी चाहिए, और पाकिस्तानी कौम का विजन के हमने बहुत पहले ये फोर्सी कर लिया था, और फिर क्रेडिट गोज टू ऑल लीडरशिप, क्योंकि हमारे यहाँ तो चाहे डिक्टेटरशिप थी या सिविलियंस थे, सबका इस पे फोकस था और कमिटमेंट थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और उसके लिए दे हैव गॉन सो फार। मतलब हमने इकनॉमिक और हर तरह का लॉस उठाया। खुर्रम साहब, मैं समझना ये चाहता हूँ जंग के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस अप हो रही हैं। वेयर आर वी हेडिंग? ओवरऑल हमारी सिचुएशन क्या रहेगी? क्या मजीद इसके खतरात? दो बड़े वाज़ेह तौर पे इफेक्ट्स आएंगे जी। एक तो मौशी इफेक्ट है कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान जो तेल इंपोर्ट करता है उसको उसका फॉरेन जो अकाउंट है उसके ऊपर एक इफेक्ट आएगा, रुपए पे प्रेशर आएगा।
وہ ایک افیکٹ ہے. دوسرا دیکھیے پاکستان ایک حقیقت سے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت عرصے سے ایران اور سعودی عرب کی ایک پروکسی جنگ کا بھی میدان رہا، جس میں دونوں کے جو فرقے ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو لہذا اگر ایران میں خلفشار ہوتا ہے، دو قسم کا خلفشار ہوگا. ایک تو شیعہ سنی کا خلفشار ہوگا، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو چونکہ ایرانی بلوچستان جسے سیستان کہتے ہیں وہ لارجلی سنی ہے، تو ان کا ہمیشہ سے ایک تناؤ رہا ہے. تو لہذا یہ تناؤ جو ہے ایک ریجن کی سارٹ آف ٹینشن کی طور پہ بھی ابھرے گا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جب ابھی ریسنٹلی پاکستانی حکومت کے مائبین ایران گئے تو سب سے بڑا ٹاپک یہی تھا کہ بلوچستان سیستان کو پیسیفائی کر کے پرامن کرنا ہے. اور دوسرا آف کورس جو لارجلی پاکستان میں شیعہ سنی کا ایک تناؤ رہتا ہے، آج کل الحمدللہ کم ہے، لیکن اگر بڑھتا ہے اور اس میں ایشوز آتے ہیں ایران کی طرف سے جہاں انتشار ہوتا ہے، تو پاکستان کو اس کو بھی بڑی سمجھیں کہ نگرانی کرنی ہوگی اس چیز کی کہ پاکستان میں کسی قسم کا جو فرقہ وارانہ تناؤ ہے وہ پیدا نہ ہو. اور ایک دفعہ پھر ہمیں جو تیسرا ایشو یہ ہے آف کورس کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے اب وہ مستقل خلفشار کا شکار ہے پچھلے 25 سالوں سے. تو لہذا پاکستان کو اپنی جو لانگ ٹرم ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس پہ بھی ضرور تھوڑا سا اس کو چینج کرنا ہوگا کہ ہم نے اب اگر مستقل طور پہ اپنے مغربی سرحد کا دفاع کرنا ہے جو کہ روایتی طور پہ ہم نہیں کیا کرتے تھے، تو اب اس کے لیے بھی ہمیں اپنی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس میں کچھ تبدیلی لانی ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ سے، اس وار سے اب اس ریجن پہ کیا اثرات پڑیں گے اور پاکستان کو اس سے کس طریقے سے محفوظ رہنا ہے. اب ایک بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو لے کے جائیں گے سیدھا چترال شندور، جہاں پر پولو کا میچ 12,500 فٹ کی بلندی پر کھیلا جاتا ہے. دنیا کا ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے. خوبصورت نظارے، جھیلیں اور خوبصورت پہاڑ، اس کے بیچ میں یہ حسین ترین گراؤنڈ جہاں پر فری سٹائل پولو کھیلا جاتا ہے. وہاں پر 3 دن کیا میلہ لگا رہتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد. جی میں اس وقت موجود ہوں شندور میں، شندور پولو فیسٹیول دیکھنے کے لیے، شندور پولو فیسٹیول کو کور کرنے کے لیے. شندور پولو فیسٹیول جو ہے وہ دنیا کا ہائیسٹ الٹیٹیوڈ گراؤنڈ ہے. مور اور لیس 12,000 فیٹ یہ ہائٹ بنتی ہے، جس کے اوپر یہ فری پولو ہوتا ہے. یہ اپنی نوعیت کا ریئرسٹ اور اپنی نوعیت کا ایک یونیک ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے پاکستان اور پوری دنیا سے جو ہے وہ ٹورسٹ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور اس کو آبزرو کرتے ہیں. جو پولو نہیں بھی کھیلتے وہ اس کے سینک ویوز کی وجہ سے، اس کی بیوٹی کی وجہ سے، اس انوائرمنٹ کی وجہ سے یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پولو جو کھیلتے ہیں وہ تو خیر بہت ہی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ پولو کھیلیں. سو اس وقت جو ہے میں یہاں پر موجود اس لیے ہوں کہ آپ کو دکھا سکیں کہ 3 روزہ جو پولو شندور فیسٹیول شروع ہوا ہے اس کا آغاز کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیا ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوں گی، اور اس وقت اوور آل انوائرمنٹ کیا ہے. کیمپس لگ گئے ہیں سراؤنڈنگ میں سارے، یہاں لوگ 3 دن تک رہتے ہیں، انہی کیمپس میں رہتے ہیں. یہاں پر کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دوں کہ 1936 میں یہاں پر اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ پولو شروع ہو چکا تھا. سرکاری طور پر 1986 سے جو ہے وہ یہاں پر پولو شروع ہوا. ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، زبردست انوائرمنٹ ہوتا ہے، خوبصورت نظارے، ویدر، must say that's some mesmerizing beauty. جو بھی یہاں پر آئے گا اس کو بار بار یہاں آنے کا دل کرے گا. خوبصورت جھیلیں اور برفیلے پہاڑ اور خوش اخلاق خوش مزاج لوگ اور بہترین موسم. سو آج آپ کو بتائیں گے کہ شندور پولو فیسٹیول کے بیچ میں کیا کچھ ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں. جی میرے ساتھ یہاں ایک صاحب موجود ہیں جن کا تعلق غزر سے ہے. یہ ذرا ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ اور اس سارے ایریا کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ جو پولو یہاں پر ہوتا ہے فری پولو، اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے ذرا کہ یہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ. میرا نام ایڈوکیٹ صفدر شرازی ہے اور میرا تعلق فنڈر سے ہے، فنڈر غزر سے ہے.
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बड़े फ़ैन हैं, आपको टेलीविज़न में देखते हैं, आज आपसे मिलने का मौका मिला, तो वेलकम टू शंदूर। थैंक यू। सर ये शंदूर का हिस्ट्री ये है कि ये स्टार्ट हुआ 1936 में। यहाँ पे रिवायती खेल खेला गया गज़र और मस्तूज के दरमियान। उस वक्त गज़र के राजा जो राजाओं की हुकूमत थी और मस्तूज के जो राजाओं की वो आपस में खेला करते थे, और 1982 में बाकायदा सरकारी सतह पर इस इवेंट का, शंदूर इवेंट का शुरू किया गया, और वहाँ से यहाँ इसकी सरकारी सरपरस्ती शुरू हुई, और 1982 से 2025 तक ये खेला जा रहा है। और इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि सर ये दुनिया की वाहिद पोलो है जो फ्री पोलो के नाम से मशहूर है, जो दुनिया में कहीं नहीं खेली जाती है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में खेली जाती है। मेरे साथ इस वक्त चित्राल स्काउट्स के कैप्टन हुज़ैफा मौजूद हैं जो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, इनकी ज़ाहिर है यहाँ पर ड्यूटी है। तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या माहौल रहता है यहाँ पर जब ये दुनिया के हाईएस्ट ग्राउंड पर फ्री पोलो होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं जगह जगह, और बड़ा एक एनवायरनमेंट सा बना हुआ है, और यहाँ पर 3 दिन तक लोग होते हैं। क्या एनवायरनमेंट होता है, एलैबोरेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है। अवाम में यहाँ पे जीबी की अवाम होती है और चित्राल की अवाम होती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर इस पोलो मैच को देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग इसको देखने के लिए आते हैं, एज इट इज़ द हाईएस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई सब पोलो का मैच शुरू होने वाला है। फ्री पोलो जो कि दुनिया के हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर ये ग्राउंड है, इसको आप बड़ा रेयर और यूनिक ग्राउंड कह सकते हैं। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान से पूरे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं विंग कमांडर आमिर साहब। ज़रा उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये अपनी पीक पर होता है तो क्या इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, कैसा ओवरऑल ये एरिया है। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि ये आज फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है, ये 3 दिन तक चलेगा, क्या ओवरऑल वैसे इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पर, और आप लोगों की यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? सर यहाँ पे चित्राल स्काउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डुअल हैं। हम सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे इंतज़ामी उमूर भी देखते हैं KPCTA के साथ मिलकर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट हैं बहुत बेहतर हैं, और इसी वजह से आज तक ये इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर रहा है और कोई सिक्योरिटी का इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ। आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? सर हमारी यहाँ पे इंतज़ामी उमूर के अलावा इस शंदूर फेस्टिवल का स्मूथ कंडक्ट करवाना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये चित्राल स्काउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी टूरिज्म, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इस एतबार से क्योंकि KP के अंदर टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। ज़मीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। ज़मीर साहब ये बताइएगा कि ये जो फेस्टिवल है ये ज़ाहिर पाकिस्तान की एक शान है, ये एक ज़माने से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हेडलाइनें बनती हैं जब भी ये फेस्टिवल होता है, बड़ा यूनिक सा ये फेस्टिवल है। लेकिन आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये कितना इम्पॉर्टेंट है, या इस एक्टिविटी से पाकिस्तान के लिए क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और ओवरऑल जनरली जो ये एक्टिविटी होती है उससे हम क्या जो है वो अर्न करते हैं या फिर अचीव करते हैं? जी थैंक यू अब्बासी साहब। आई एम सेक्रेटरी टूरिज्म गिलगित बल्तिस्तान बाय द वे, लेकिन KP इज़ आवर्स। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त दुनिया में, बुनियादी तौर पे वी नीड ए सॉफ्ट इमेज, वी नीड टू शो आवर कल्चर टू द वर्ल्ड कि जी हम एक पीसफुल, पीस लविंग, कल्चर्ड एक लोग हैं। तो आपने देखा है कि आज यहाँ एक कार्निवल का, जश्न का, फेयर का एक समा है। तो कोशिश हमारी ये है GB में भी और KP में भी कि हम अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज एक प्रोजेक्ट करें, लोगों को ये बताएं कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स या जो एक इमेज पाकिस्तान का बाहर पोर्ट्रे होता है, पाकिस्तान उससे बढ़ के है। तो एक तो ये है जो इसका मकसद है। दूसरा जो ओवरऑल टूरिज्म की आपने बात की, तो GB को ये एजाज़ हासिल है कि वी अट्रैक्ट हाफ ऑफ द इंटरनेशनल टूरिस्ट जो पाकिस्तान आते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि GB गिलगित बल्तिस्तान हैज़ बीन फीचर्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप 25th डेस्टिनेशंस, जो CNN ने, BBC ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने और बाकी बड़े बड़े इदारों ने किए। तो ये हमें एजाज़ हासिल है। देखिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, हमारे पास नेचर है और हमारे पास कल्चर है। मेरी बतौर सेक्रेटरी टूरिज्म GB में ये कोशिश रही है
کہ جہاں ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں بڑی تعداد میں, چاہے وہ نیشنل لیول کے ٹورسٹ ہو یا انٹرنیشنل لیول کے ٹورسٹ ہوں. ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ پریزرویشن پہ بھی کام کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک رائزنگ کنسرن ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے, کہ کیا بہت ساری ٹورزم کے آنے سے ہمارا ماحول متاثر تو نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے, جو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, تو ہمیں کیا اس پہ کیا جائے, جھیلوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے, گلیشیئرس کے لیے کیا کیا ہے, دریاؤں کے لیے کیا کیا جائے, پرندوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے. تو میری کوشش ہے کہ پروموشن اور پریزرویشن کو ہم بیلنس کر کے چلیں. تھینک یو سو مچ. ضمیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے جو یہاں پہ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ بچے ویلکم کریں گے جو یہاں پر گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو. میں پہلے ذرا ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, یہاں پر کیا کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, مزہ ان کو بھی آ رہا ہے, صرف ویلکم کرنے آئے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, آپ سارے ذرا ادھر آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ حنفا عامر. آپ سارے ایک ہی کلاس میں ہو یا الگ الگ کلاس؟ نہیں, ہم ڈفرینٹ کلاسز سے ہیں لیکن سیم اسکول سے ہیں. اچھا, فرسٹ ٹائم آئے ہو آپ لوگ ادھر؟ نہیں, ہم ہر سال آتے ہیں اور ہر سال ہم اسی طرح سے اس کا انتظار. واو, تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ, ذرا بتائیں نا لوگوں کو. یہاں پہ آ کے مینلی ہمارا ویلکم ٹیبلو ہوتا ہے ایف سی پی ایس مسعود کی طرف سے. ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے چیف گیسٹ کو, آنریبل چیف گیسٹ جو ہوتے ہیں, یا پھر جہاں پہ جو شندور کی عوام ہوتی ہے, شندور میں آڈینس کو ہم لوگ پہ ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. کس اسکول سے ہیں آپ لوگ؟ ہم فرنٹیئر کارپس پبلک اسکول مسعود سے. جی, آپ پرنسپل ہیں؟ جی سر, تھینک یو سر. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آتے ہیں اور کوریج کرتے ہیں. اور ایف سی پی ایس مسعود ہر سال بچوں کو لے کے آتے ہیں. ہمارے 2 ایونٹس ہوتے ہیں, ایک یہ ویلکم والا ہوتا ہے اوپننگ ڈے پہ, جتنے بھی یہاں پہ گلگت سے اور چترال سے اور جتنے بھی فارنر آتے ہیں اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا دن جو ہے وہ ریسٹ ہوتا ہے ہمارا, اور لاسٹ ڈے جو ہے وہ ہمارا فائنل شو ہوتا ہے. اس فائنل شو میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ملی نغمے ہیں ان پہ ہم ٹیبلو پیش کرتے ہیں. اور یہ ایف سی پی ایس مسعود کا اعزاز ہے کہ 2017 سے یہ کرتے آ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایف سی پی ایس مسعود جہاں پہ ہے وہ ونگ جو ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے, تو اس کا ہم بھی حصہ ہیں, تو ہم ادھر آ کے کرتے ہیں. اچھا, السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ آروہی. عارفی. کون سی کلاس میں؟ 5th. مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں, انجوائے کرتی ہیں آپ؟ کیا اچھا لگتا ہے آپ کو یہاں پہ زیادہ؟ یہ شندو پولو فیسٹیول اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہی ہے. واو, آپ کو خود بھی پولو کھیلنے کا شوق ہے؟ نہیں, بس دیکھنے کا شوق ہے. ہاں, اچھا, تو بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ فوجی. فوجی بنے گی؟ ہاں. اچھا, واو, گڈ ٹو نو دس. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ جو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ یا تو ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, یا گلگت بلتستان سے ہے, یا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چترال کے ہی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ یہ چترال کے ہیں, نہ یہ جی بی کے ہیں. یہ جو ہیں فارنرز ہیں. یہ کس کنٹری کے ہیں یہ آپ کو خود بتائیں گے, اور پوچھتے ہیں یہاں کیا کرنے آئے ہیں. May I know your name, please? Hi, my name's Caden. And yours? Chase. Okay, Karen, where are you from? I'm from America. Oh, which state? Missouri. It's in the middle of America. And you? I'm from the same state. You both are from the same state? Yeah. Right. So you're here for the first time? First time in Shandor Pass watching polo. So how's going your experience? It is amazing. The weather is so beautiful and the polo is amazing to watch. All right. So do you play polo or not? In America when we don't have polo, so this is amazing to see. What did you like most? The game polo, these scenic views, mesmerizing beauty. What do you like most? It is all amazing. The mountains, we're up here and the mountains are amazing. The weather is amazing. The horses and the people riding them are amazing. But I love the best the Pakistani people. Pakistani people are so hospitable and they just take care of you. So it's been amazing. What about you? I would say the same thing. Why are you saying the same thing what he's saying? I think you need to say something else. Well, I just think that the people are amazing. I honestly we've been to people's houses and just they've been feeding us and stuff. So it's just hospitality is great here. People are. Is this your first trip to Pakistan? Yes, this is my first trip to Pakistan. Okay. Well, how many places you have seen yet? In Pakistan? Yeah. Awesome. Yes, we've been to Chitral, we've been to Gharam Chashma, we're going to be going to Gilgit after here, so we've been staying in Islamabad too. So what keeps you busy in America? We are students, and so we just study stuff. And so where did you get this idea to be here?
Our friend over there who's in another interview, he went to Karachi 2 years ago, and he was like, everyone told me to come to the north of Pakistan, so he brought us along, and now we're here in the north of Pakistan enjoying the beautiful scenery and weather. Oh, amazing. What would you suggest to other Americans or your native Americans? Yeah, I would suggest to come here, enjoy the mountains, enjoy the local desi Pakistani food, and get some Pakistani kapre, as you see I have now. It's so comfortable. Pakistani kapre. It looks so nice. I mean, it suits you a lot. You both are looking Pakhtun. I would request you to say once with me, Pakistan Zindabad slogan. So, Pakistan Pakistan Zindabad. Zindabad. Pakistan Pakistan Zindabad. Zindabad. Thank you so much. Thank you guys. Have fun. जी मेरे साथ एक और फॉरेनर मौजूद हैं इस वक्त. इनसे पूछते हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है और ये यहाँ पर किस पर्पस से आए हैं. ज़ाहिर शंदूर फेस्टिवल तो देखने आए हैं, लेकिन ओवरऑल इनका क्या पर्पस है यहाँ पर आने का. Where are you from? I'm from Belgium. Belgium. You are here for how long? I've been in Pakistan for 5 months, since January. Wow. Yes. So how many places you have seen yet? To be honest, I've visited a lot of places in Pakistan. Most provinces I've been to, with some exceptions. But yeah, of course, after 5 months, I've been to a lot of different places in Pakistan. What was the purpose to be here? Tourism, just for visiting Pakistan, yes. Okay. So how's going your experience so far? Did you watch this match, Shandur Polo Festival? Yes, so far, I mean, it's only been the first match, but so far it's been amazing, you know. For me, the polo is a very special sport because in Belgium we don't really have polo. I mean, we do have, but more like quite niche, you know. Whereas here in Chitral and in Khazar, it's very like it's not national sport, but regional sport, you know. So it's very popular here. So I mean, of course, it's very amazing to watch it here, and the biggest and the most impressionate highest polo ground in the world. So you know, it's quite the place. How's going your experience so far? Like, are you planning to go to other places as well here? Actually, it's my last week in Pakistan. My visa is soon finished, so this will be the last place I visit in Pakistan after. So what keeps you busy there, back in your country? Okay, I'm a student. Okay. Yes, I study. Who suggested you to be here? Actually, last year I went to India and I visited Kashmir, Srinagar, which for me is the most incredible city on the planet, you know. And people in Srinagar told me, you have to go to Pakistan. If you love Kashmir, you have to go. It's similar culture, the people are also amazing. So I just decided, why not fly to Karachi and, you know, give Pakistan a go, why not? So which place is your favorite place in Pakistan? Chitral. I love Chitral, all of Chitral. I think Chitral is most... You're going for hiking and other places as well? Yes, I went hiking in close to Khaplu, in Skardu region also. I think the nature, of course, in Skardu is the most incredible. But in Chitral, I just found that the people, the culture, the food is just the best for me. I love Afghan culture, and I think in Chitral it's very similar. You like Afghan culture? Yes, I love Afghan culture. I love Afghan food. You know, it's not too spicy for me. It's perfect. Yeah, it's not that spicy actually, but it's very delicious, tasty. Tell me one thing. What would you suggest to your countrymen and international travelers? I would suggest everyone to come to Pakistan. To be honest, for me, it's a no-brainer. Everyone should come once in their life to Pakistan, especially now, before it's being discovered. You know, I don't really meet too many tourists. I feel like celebrity a lot of the time in Pakistan just because of this. But I really think... You like hospitality of Pakistani? The hospitality is the best part about Pakistan. Of course, everyone says this, but it's really true, you know. It's really something that... one of the reasons why I love to come here and why I've been here for 5 months now. And yeah, everyone should come to You must have experience in a lot of restaurants and in valleys and areas. People don't charge foreigners. No, everyone is just so friendly. Like, I feel like in Pakistan, money is... it's not the most important thing, basically. So first people will invite you, will make sure that you are alright, and after they will worry about money. Even though people, they don't have so much money in a lot of the places, especially in the rural places, still people, they're not so busy with money, you know, they're just more worried about other things, and I think that's amazing, you know. So will you chant with me that Pakistan Zindabad? Will you say this, Pakistan Zindabad? Why not? So let's Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Stay blessed. Have a nice day. Enjoy your day. मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये फ्री पोलो के प्लेयर्स भी हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पर. इन्होंने काफ़ी अर्सा खेला भी है और अभी एज ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो मैं ज़रा इनसे कुछ बात करूँगा. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अशरफ गुल मेरा नाम है. सर, आप कब से खेल रहे हैं फ्री पोलो और कितने साल से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैं तो बचपन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पोलो को. अच्छा. मेरे फादर खेलते रहे. ही डाइड इन 1962. उसके बाद मेरे कज़न आए, उसके बाद मैं आया.
मेरे बाद मेरा बेटा खेल रहा है और मेरा पोता बहुत छोटा इंशाल्लाह वो भी खेलेगा। अब जरा हमें ये बताएं, हमारे जो नाजरीन हैं जिन्हें फ्री पोलो के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, कितने कितने प्लेयर्स जो है वो एक साइड पर होते हैं और इसके रूल्स ऑफ द गेम क्या होते हैं? 6 खिलाड़ी एक एक साइड पे होते हैं, जबकि इंटरनेशनली 4-4 से खेलते हैं। हम 6 खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और हम घोड़ा नहीं बदलते 1 घंटे में, घोड़ा अंदर ही रहता है, उसी घोड़े पे खेलते हैं। और रूल्स इसके बड़े सीधे साधे रूल्स हैं, ये नहीं कि नहीं है फ्री स्टाइल का लोग इसको कहते हैं कि बिल्कुल वाइल्ड है, जो दिल चाहे कर लो, ये नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी कोच हैं सर? जी सर, मैं क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम साहब, ये क्या चीज़ है? बॉलें आई, ये ज़रा मैं बॉल भी आपको दिखा दूं, ऐसे होती है भाई पोलो की बॉल, देख ले ज़रा, पोलो की बॉल है ये, बड़ी बहुत सारी बॉल्स आई हैं यहाँ पे। ये आप बॉल तो ले लें अपनी वापस। अच्छा जी, तो सर ये बताएं, कोचिंग के लिए क्या एफर्ट्स करवाते हैं आप लोग प्लेयर्स को? सर हम उसका घोड़ा देखते हैं, फिर घोड़ा पहले तो घोड़ा फिट होना चाहिए, ठीक है, घोड़ा पहले फिट करते हैं, फिर बंदे को हम वो ट्रेनिंग देते हैं। तो असल में सर हमारा चित्राल की जो है ना, इधर प्रॉपर कोई पोलो क्लब नहीं है सिखाने के लिए। बस आप मेरा स्टाइल देख के, मैं आपका स्टाइल देख के, जो खिलाड़ी पसंद आता है उसको लेकर उस स्टाइल पे खेलते हैं। अच्छा, खास कोई हमारा वो नहीं है पोलो क्लब या कोई एकेडमिक हमारा। मगर इस स्टाइल के पोलो का भी एक पैटर्न बन गया होगा ना, शायद आम प्लेयर के लिए खेलना इस तरह आसान ना हो यहाँ। आम प्लेयर के नहीं, इसमें तो खास जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसको हम कुछ सिलेक्ट करके लाते हैं ना, हर एक कोई तो इधर खेलने के काबिल नहीं होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर सैफ साहब, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर केपी हैं, उनसे बात करते हैं। और ये जो सिंदूर का मेला सजा है आज, तो केपी गवर्नमेंट जो है वो इस इवेंट और दूसरे जो इवेंट्स हैं टूरिज़म के, उससे क्या एक्सपेक्ट करती है या क्या करना चाहती है मज़ीद प्रोविंस के लिए? बैरिस्टर साहब, ये तो बड़ा मैं तो खुद मुझे फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट से दैट। तो सिंदूर की अपनी खूबी है, खूबसूरती है, इसकी एक हिस्ट्री है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि यहाँ ओवरऑल इस जो फेस्टिवल है उससे अचीव क्या करते हैं हम एज ए नेशन, एज ए प्रोविंस, यहाँ पर क्या एक्टिविटी जनरेट होती है? देखें, ये फेस्टिवल कई सालों से यहाँ इसका इनेकाद किया जा रहा है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो पाकिस्तान के बारे में ये पॉजिटिव इमेज देना है कि ये एक पुरअमन मुल्क है, एक तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न मुल्क है, यहाँ पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है, सयाहत के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। और ये जो एक्टिविटीज़ जो आज आप ये मैच देख रहे हैं, दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है, उस पर आप ये मैच देख रहे हैं, इससे हम यही मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग आए हैं, ख़ास तौर पर बाकी दुनिया से, गैर ममालिक से यहाँ लोग आए हैं, पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से लोग आए हुए हैं, इस वक्त शरीक हैं इस तफरीही इवेंट में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सॉलिड पैगाम है इस बात का कि सयाहत के लिए आप आएँ, इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ सिक्योर प्लेस, और ये एक काबिल दीद जगह है। ये तजुर्बा हासिल करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा की उम्मत की ये पॉलिसी, हमारा ये मोटो है कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज़म, हम दहशतगर्दी से सयाहत की जानिब सफ़र कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ये फेस्टिवल और उसके अलावा यहाँ पर और इकदाम जो किए जा रहे हैं सयाहत के शोबे, क्या करते हैं एडिशनली यहाँ पर इस फेस्टिवल के अलावा? लेकिन इस फेस्टिवल के अलावा अभी नेक्स्ट मंथ, चंद दिनों बाद, हमने ट्रिच मीर के लिए एक बैनुल-अक़वामी वो कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल माउंटेनियर्स आ रहे हैं और वो ट्रिच मीर को सर करेंगे। ट्रिच मीर एक्सपेडिशन है, ये अभी 20 दिन बाद शुरू होगा। तो एंड नॉट जस्ट दिस, उसके अलावा ये हमारा कुमराट है, करीब ही है, कुमराट का जो है दीर्घ ज़िले में आता है, बेहतरीन सयाहती मकाम है। उसके अलावा ये हमारा लड़म टॉप कहते हैं उसको, वो ऐसी जगह हैं कि जिनको हम प्रमोट करें। हमने सयाहत के महकमे ने यहाँ पर वो पॉट्स रोड्स वगैरह एक्सेस है कि लोग आसानी से रोड का एक्सेस है, कुछ जीपेबल रोड्स हैं, कुछ ठीक रोड्स हैं, लेकिन जहाँ पे रोडों में कमी है, जैसे यहाँ इस इलाके में, तो उनको भी वो किया जा रहा है। इस मरतबा भी बजट में, अब इंशाल्लाह बजट पास होगा तो उसमें अरबों रुपए की जो है फंड्स रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। ये चित्राल की अब ओवरऑल क्या सिचुएशन है? यहाँ पर सराउंडिंग में प्रॉब्लम शुरू में रहे हैं और इस तरह के मसाइल अभी कुछ अर्सा पहले भी जो है सुनते रहे हैं, अब क्या पोजीशन है, अब किस तरीके से इस इशू को टैकल किया जाए? देखें आदिल, प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भी हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं। यकीनन यहाँ पर इस खित्ते में 40 साल जंग रही है, उसके कुछ असरात तो यकीनन होंगे, लेकिन चित्राल मैं ज़ाती तौर पे दावे से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा का महफूज तरीन सूबा है, अमन पुरअमन तरीन ज़िला है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई नहीं है, पूरा सिक्योर है और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी आप सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं। हालांकि ये मुझे पता है केपी के लिए टूरिज्म के लिए, और क्योंकि आपकी गवर्नमेंट का ये बड़ा फोकस रहा है माजी में भी और अभी भी, तो आप टूरिज्म के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्या मेजर्स ले रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि हमने केपी टूरिज्म पुलिस बनाई है, रिक्रूटमेंट हुई है, ट्रेन कर रहे हैं उनको, बैनुल अक़वामी लेवल पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। साथ ही साथ टूरिज़म के लिए हमने सिर्फ हमारे नॉर्थ पे तवज्जो पहले थी, अब हमने नॉर्थ के अलावा साउथ में भी काफ़ी जगहों को आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे काम हो रहा है। जैसे हमारा औरकज़ई एजेंसी है, हमारा पाड़ा चिनार है, वहाँ पे तो इस वक्त थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन इंशाल्लाह वो सेटल हो रहा है और बल्कि हो चुका है। साथ ही साथ हमने जो साउथ में डेरा इस्माइल खान में कुछ जगह हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, ये हम मतलब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने इंसेंटिव्स दिए हैं, हमने टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं, होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनको मौके दे रहे हैं। इंटरनेशनल चेन्स आ रही हैं, अभी इस वीकेंड पे नथिया गली में हिल्टन बहुत बैनुल अक़वामी चेन है, वो अभी उसका इफ्तिताह हो गया, कल हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है, ये मैं समझता हूँ कि सबूत है इस बात का कि हम सयाहत को बहुत ज़्यादा फोकस। ऑन अ लाइटर नोट, अब इस्लामाबाद जाने से ज़्यादा आप लोग केपी में ही रहकर फोकस करेंगे? नहीं, इस्लामाबाद भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, उसमें भी घूमने फिरने जाएंगे, पूरा फोकस है। नहीं एहतजाज करेंगे, खान को रिहा करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।